नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में राजनीति को लेकर और कह सकते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ी हुई हैं और इस दौरान लगातार बयानबाजी का भी दौर शुरू है। और इस दौरान एक बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ने संकेत दे दिए हैं कि जो भी अध्यक्ष पद पर रहेगा उसके पास में रहेगा, यानी कि कांग्रेस एक पर काम कर रही है। और इसी मुद्दे पर सीधे चलेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में। राहुल गांधी आया और उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि एक पद ही स्वीकार होगा, कोई भी अगर होगा, अगर मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ऐसे में अशोक गहलोत की तमाम अटकलें जो वो उनके द्वारा बयान के माध्यम से की जा रही थी उस पर पूर्णतः विराम लग गया। क्या कहेंगे आप? वो जे आप जानते हैं शोभित जी, दर्शकों को भी हम एक बार फिर से बता दें। हम ये लगातार कह रहे हैं, इस पर हम ऑलमोस्ट एक बार बात कर रहे हैं। जी तो इसलिए है क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला बन जाता है। एक ऐसी पार्टी को फिर से खड़ा करने की एक कोशिश की जाने वाली है आने वाले दिनों में, जो ऑलमोस्ट अभी बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है और मुश्किल से वो अपने आप को संभाल पा रही है। अब ऐसे में अगर आप किसी भी एक व्यक्ति का चयन करते हैं जो उस पूरी पार्टी की कमान संभालेगा, तो वहाँ ये बिल्कुल ज़रूरी बन जाता है कि वो पूरी तरह से फोकस करे अपने उस कार्यभार। और हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अशोक गहलोत एक तरह से ऐसे संकेत भी दे रहे थे कि मैं तो एक के साथ एक क्या तीन तीन पद संभाल सकता हूँ पार्टी के लिए। फिर वो एक तरह से दूसरा संकेत उनका ये था कि मगर मैं नहीं तो मेरे जगह पे मैं जो चाहूँ उसी को रखा जाए। फिर एक संकेत उन्होंने ये भी दिया कि मैं जाके राहुल जी को मनाऊंगा, हालांकि राहुल गांधी नहीं लड़ने वाले हैं, ये वास्तविकता है। फिर भी जो है उस तरह का जेस्चर दिखाने की उनकी ओर से कोशिश की गई। राहुल गांधी ने जो जिक्र किया है शोभित जी, जी वो है, जब आपको याद होगा कुछ महीनों पहले उदयपुर में एक पूरा एक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का। जी जयपुर में भी हुआ था अगर आपको याद हो तो, है ना। और वहां पे बहुत स्पष्ट रूप से बात रखी गई थी कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत पार्टी में पूरी तरह से लागू किया जाएगा और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ना उसमें किसी को कोई छूट मिलेगी। तो राहुल गांधी ने उसी संकल्प को दोहराते हुए फिर से उस चीज को याद दिलाते हुए कहा है कि जो हमने तय किया था वैसे ही होगा और व्यक्ति जो है वो एक पद पर ही रहेगा। और उनका फिर ये भी आगे कहना हुआ, जब उनका ये बयान हमारे सामने आ रहा है तो हमको जो उन्होंने कहा वो ये है कि ये सिर्फ एक पार्टी अध्यक्ष का पद नहीं है, ये पूरी विचारधारा है, पार्टी की पूरी जो अब तक की एक जहाँ एक तरह से कार्य सिद्धि कहें या जो भी योगदान इस देश में रहा हो, उस उन सब चीज़ों का एक सिंबल है वो, ये पद जो है वो। तो सिर्फ अध्यक्ष के तौर पे ही उसको जो है एक पद के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए और उसे एक पूरी विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए। और उसके साथ साथ क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस पर पूरा फोकस जो भी बैठेगा उसका रहना चाहिए, तो जो भी व्यक्ति उस पद पर बैठेगा वो आदमी एक पद पर ही रहेगा और दूसरा पद संभाल नहीं पाएगा। उसमें उन्होंने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से रख दी। और उन्होंने जो उम्मीदवार जितने भी कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं उनको मुझे लगता है कि एक शायद जस्टिफाई उनको उनके कद को उनके महत्व को किया जाएगा। और जो सीपी जोशी वाली बात जो हम कल बात कर रहे थे कि गहलोत चाहेंगे कि वो शायद बन जाए, तो मुझे लगता है कि शायद अब इस बयान से, राहुल गांधी के इस बयान से हमको जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब
अगर गहलोत अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, तो सचिन पायलट जो है वो राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक है। और आप देखिए, गहलोत ने भी इस निवेदन की गंभीरता को समझते हुए फिर एक और बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कुर्सी पे सीएम की कौन बैठता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले चुनाव में भी जो है वो कांग्रेस ही बनाए और गवर्नमेंट मतलब सत्ता में रिपीट होना जरूरी है। तो उससे बड़ा पार्टी का कोई हित हो नहीं सकता, और इसीलिए जो कोई भी बैठेगा उस कुर्सी पे, हम सब ये मिलकर प्रयास करेंगे कि राजस्थान में 2023 में जब चुनाव होने वाले हैं तो फिर से सत्ता जो है वो कांग्रेस की सरकार जो है वो कांग्रेस की बने और सत्ता कांग्रेस के पास ही बनी रहे। तो ये मैंने जैसे कहा ना, राजनीति में ये सब ये होते हैं, हर तरह की गेंद फेंकी जाती है। आप देखिए, वो बाउंसर भी होता है, यॉर्कर भी होता है। अब तो क्रिकेट में तो वर्जित हो चुका है, लेकिन बीमर एक ऐसी गेंद हुआ करती थी जो आपकी छाती से लेके एब्डोमेन की हाइट में बीच में आती थी, ऊपर से इस तरह से। वो बड़ी खतरनाक गेंद मानी जाती थी। तो राजनीति में, क्रिकेट में भले ही वो बीमर बैन है, लेकिन राजनीति में बीमर भी आप डाल सकते हैं। तो हर एक तरह से जो है बैट्समैन को, अपने प्रतिद्वंदी को अपने हिसाब से चलाने की, मतलब कि या तो आउट करने की कोशिश की जाती है, और अगर तगड़ा बल्लेबाज सामने हुआ तो फिर आप जो है अपने आप फिर चुप बैठ के वो ओवर खत्म करके शांत बैठ जाते हैं। तो गहलोत साहब हर तरह की गेंद फेंक रहे थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने एक जो है वो अथॉरिटिव स्टेटमेंट दे दिया अभी, तो मुझे लगता है कि अब ये मामला आगे शायद शांत हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा फिर चर्चा की गुंजाइश शायद नहीं रहेगी, और पायलट अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो पायलट फिर मुख्यमंत्री राजस्थान के बनाए जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पायलट अगर मुख्यमंत्री अगर अशोक गहलोत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस वक्त पे एक कहें कि अशोक गहलोत के द्वारा एक मजबूत शख्सियत का भी नाम लिया गया था, जैसा हमने कल चर्चा की थी, फिर सीपी जोशी का नाम क्यों उछाला जा रहा है? देखिए, सीपी जोशी का नाम इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि गहलोत चाहते हैं कि अगर वो न रहे, उनको छोड़ना पड़े उस पद को, तो फिर वैसा व्यक्ति बैठे वहां पे जो उनके इशारों पर, उनके ऑब्लिगेशन के तले दबा हुआ हो और उनके इशारों पर चले। तो भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, लेकिन राजस्थान की सरकार बिल्कुल वैसी ही चलती रहे जैसी कि वो चाहते हैं। तो इसीलिए सीपी जोशी का नाम जो है वो एक अचानक से जो है कहीं था भी नहीं, लेकिन वो उछाला गया। पर राहुल ने अब इस चीज़ को तो मुझे लगता है बड़ा क्लियर कर दिया है कि भाई वो चिंता आप मत करें, वो जैसे भी पार्टी जो डिसाइड करेगी उस पार्टी के हिसाब से फिर जो भी नाम तय होगा वो कर दिया जाएगा। तो फिर आप अपने काम पर फोकस करें, आप अभी से ये तय ना करें कि आपकी जगह कौन बैठेगा। तो ये बड़ा साफ संदेश राहुल गांधी ने मुझे लगता है कि आप दे दिया है। तो और बड़ा साफ स्टेटमेंट है उनका, अगर मैं कोट अनकोट पढ़ूं तो वो स्टेटमेंट है मेरे पास। तो कहा कि मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को रिवाइव करने का काम है जो बहुत बड़ा है, और एक इसीलिए आप 2 पदों को न्याय नहीं दे सकते, है ना। तो अध्यक्ष जो भी बनेगा उसे सोचना पड़ेगा कि वो 2 पद कैसे रख सकता है, और रखेगा तो अध्यक्ष पद को न्याय नहीं दे पाएगा। ये बड़ा साफ है। और गहलोत का फिर ये बयान है कि भाई मैं तो किसी के नाम की चर्चा नहीं कर रहा हूं, तो कह रहे मैं किसी का नाम ले नहीं रहा हूं, और जिसको भी बनाया जाएगा तो संदेश एक देना बहुत स्पष्ट बन जाता है कि भाई पार्टी एक है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जाए, और फिर यही है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, गहलोत अपना सुर जो है वो जो तार सप्तक में पहुंच गया था, वो धीरे धीरे अब नीचे आ रहा है, और जो है अब धीरे धीरे वो बिल्कुल माइल्ड वे में उनकी ओर से जो है मैसेज आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब शायद मामला कुछ दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सुलझ जाएगा। जी, चलिए बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ और गुजरात की बात करेंगे। गुजरात में जसदान एक जगह है, वहां पर कोली समाज का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 2 बड़े नेता हैं इसी से जुड़े हुए। एक लोगों का नाम है कुंवर जी बावलिया और दूसरों का नाम है भोला गोहिल, जो है इस सम्मेलन से पूरी तरीके से नदारत रहे। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह का महासम्मेलन है और इन दोनों नेताओं की एक अपनी मौजूदगी है और बड़ा नाम भी है, ये दोनों सम्मेलन से नदारत रहे, क्या मायने निकलते हुए दिख रहा है?
देखिए, एक हम ये मुद्दा राष्ट्र संवाद में इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि गुजरात से संबंधित है। गुजरात में चुनाव सर पर है और गुजरात में ओबीसी वोट जो है वो सबसे ज्यादा है और ओबीसी की जो कैटेगरी है उसमें भी कोली समाज और ठाकुर समाज जो है उनके वोट सबसे ज्यादा है। और ये जो हम बात कर रहे हैं उसका आप तात्पर्य समझने की कोशिश कीजिएगा, हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो ये है कि जसदण वो कंस्टिट्यूंसी है जहां से कुंवर जी बावलिया जी चुन के बतौर एमएलए जाते हैं। अब कुंवर जी बावलिया जो है वो एक शिक्षित कोली की श्रेणी में आते हैं। कोली समाज जो है वो बहुत तादाद, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन शिक्षा का प्रमाण उसमें अभी भी बहुत कम है जी और कुछ चंद लोग हैं जो आज की तारीख में राजनीति में प्रतिनिधित्व करते हैं कोली समाज से और शिक्षित भी हों। इससे पहले कुंवर जी बावलिया जो है वो बिल्कुल मूलतः कांग्रेसी थे जी और 1920 में, हाँ 20 में अचानक से जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और सुबह छोड़ी, दोपहर को भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के मिनिस्टर बन गए। ठीक है, और उसके बाद जब तक ये पूरी सरकार बर्खास्त नहीं हुई तब तक वो उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। अब कुंवर जी बावलिया जो है आज की तारीख में भी सीआर पाटिल ने भी बोल दिया है कि भी उनको तो टिकट मिलनी ही मिलनी है। लेकिन ये जो सम्मेलन देख रहे हैं, जो जसदण जो उन्हीं की कंस्टिट्यूंसी है और वहां उनके वोट उस समाज के वोट भी बहुत ज्यादा है, वहां पे एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन को कुंवर जी बावलिया ने नहीं आयोजित किया था। उस सम्मेलन को दूसरे कोली समाज के दूसरे जो नेता है, विक्रम सोराने की बात कर लें, श्यामजी डांगर की बात, ये सब लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था और ये लोगों ने अपने तरह से अपने ओर से ऑर्गेनाइज किया और कुंवर जी बावलिया और भोलाभाई गोहिल जो एक्स एमएलए है कांग्रेस के ही उसी आसपास के इलाके के, तो उनको आमंत्रित किया लेकिन ये लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए बताऊं आपको। एक, ये जितने भी लोग मिले थे जो हजारों की तादाद में थे, ये लोग ऐसे लोग हैं कोली समाज के जो कांग्रेस से भी अपना हाथ जला चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी अपना हाथ जला चुके हैं और इनकी मजबूरी ये रही अब तक कि कोई तीसरा पक्ष था नहीं जहां जाके वो अपना वजूद जो है वो स्थापित कर पाए, अपना अस्तित्व जो है वो लोगों को दिखा पाए। अब आम आदमी पार्टी का प्रवेश हो चुका है और सौराष्ट्र में बहुत अच्छा कर रही है। मेरी कल बात हो रही थी एक बड़े नेता से, वहां के कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो उतना कुछ खास होता हुआ हम दिखाई उनको नहीं दे रहा है, लेकिन बोले यार आम आदमी पार्टी कुछ गजब की तेजी से जो है वो बढ़ रही है और सौराष्ट्र में भी उन्होंने मुझे सीटें गिनवाई कि कौन कौन सी कितनी कितनी सीटों पर इनका प्रभाव प्रसार जो है प्रसर चुका है। तो ये जो कोली समाज के लोग मिले हैं, ये सब लोग आम आदमी पार्टी के समर्थन में अपने आप को देख रहे हैं ये सब लोग। तो अब यहाँ चुनौती सबसे बड़ी ये है कि आज तक क्या था मैं बताऊं आपको। ये समाज जो है पहले समझ लीजिए जब कांग्रेस की सरकारें बना करती, ज्यादातर ये समाज कांग्रेस के साथ रहा करता था। फिर 95 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना शुरू हो गई, पर कोली वोट का जो कंसंट्रेशन हुआ बीजेपी के, कंसोलिडेशन हुआ बीजेपी की ओर, वो तब हुआ जब नरेंद्र भाई 2001 अक्टूबर में मुख्यमंत्री बन के आए और फिर 2002 में उन्होंने चुनाव जीता और उसके बाद जो सरकार बनी तो उसमें पुरुषोत्तम सोलंकी नाम के एक बाहुबली कोली नेता का प्रवेश हुआ गुजरात की राजनीति में। पुरुषोत्तम सोलंकी भावनगर के घोघा से बिलोंग करते थे और वो मुंबई में एक उनकी पहचान एक डॉन की जैसी थी और वहां से वो वापस आए, राजनीति में प्रवेश किया या करवाया गया उनको और उन्होंने एक बाहुबली के रूप में कोली समाज को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और उनके झंडे के तले उन्होंने फिर वो एक सेना भी बना दी थी। उन्होंने कोली सेना करके एक सेना बना दी थी, अपना संगठन बनाया था। तो उस संगठन के झंडे के तले समझ लीजिए ऑलमोस्ट सभी कोली वो जो है वो पुरुषोत्तम सोलंकी को अपना एक बसिया मानने लगे और लगातार आप समझ लीजिए 20 साल तक ये चलता रहा कि
कोहली वोट कहीं और जा नहीं रहा था, ऑलमोस्ट बीजेपी को मिल रहा था। पर पुरुषोत्तम सोलंकी का भी महत्व जो है अब गुजरात की राजनीति में रहा नहीं है। उनके भाई हैं हीराभाई सोलंकी, उनका भी उतना नहीं रहा है अभी। और एक शिक्षित कोली महिला का उदय हुआ भावनगर से, डॉक्टर है वो, बाय प्रैक्टिस डॉक्टर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है डॉक्टर, मैं अगर ठीक से मुझे नाम वो भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, भारतीबेन शिया, डॉक्टर भारतीबेन शिया। तो वो जब भावनगर से उनको टिकट दिया गया, पहले वो एमएलए बनी, फिर वो सांसद भी, अभी सांसद है वहां से, तो फिर धीरे धीरे जो है वो एक तरह का वोट में जो है वो एक बंटवारा होना शुरू किया। सैद्धांतिक रूप से कोली समाज जो है वो सोलंकी को छोड़ के इनके ओर बढ़ने लगा। फिर कुंवर जी बावली को लाया गया ताकि एक बैलेंस्ड हो जाए पूरा, और समाज जो है वो इन बाहुबली के कब्जे से निकलकर ये दो तरफ आ जाए और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता रहे। लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रवेश हो चुका है और जो लोग कोली समाज के ही बहुत अपने अपने क्षेत्र के जो नेता हुआ करते हैं, उनकी जब आवाज सुनी नहीं जाती थी, उनको दबाया जाता था ये 2-3 लोगों के द्वारा, तो उनको लगा कि हमारी बारी आई है। अब ये सब जा रहे हैं वहां, जसदण से लेके चोटिला, वाकानेर, उस तरफ बोटाद, और वो जो पूरा एक पट्टा है वहां, मतलब समझ लीजिए कम से कम 30 से ज्यादा ऐसी सीट मैं कह सकता हूं जो कोली मतों से प्रभावित है इस वो जो प्रदेश है वहां पे। और उनके वोट का, अगर उनका वोट होता है तो कंसोलिडेट एक साथ पड़ता है, वो मतलब वो फिर वो स्कैट होता है, तो जो इन वोट को ले जाता है वो फिर उसकी जीतने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। तो अब ये सम्मेलन जो है वो ऑब्वियसली कोली समाज में जो धीरे धीरे जो है फ्रैक्शंस जो बढ़ रहे हैं उसकी ओर भी इशारा करता है, और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो एक वहां पे एक सेंध मारी जा रही है उसका भी हमको एक दृश्य जो है हमारे सामने उपस्थित करता है। मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आने वाले दिनों में कि अलग अलग समाजों को आम आदमी पार्टी अगर इस तरह से पेनिट्रेट करती रही, जिनके मत बड़े प्रभावी हैं, फिर पॉलिटिक्स जो है गुजरात का बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शोभित जी जी बिल्कुल। बढ़ते तीसरे संवाद की तरफ, और वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऐसी उम्मीद जो है वो लगभग ही लोग नहीं करते थे, और ये उम्मीदों से परे हट के बात है। मतलब कि आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने कल कस्तूरबा गांधी मार्ग में जो है मस्जिद है वहाँ पर जाकर इमाम संगठन प्रमुख से मुलाकात की है, और ये मुलाकात 1 घंटे चली है। और इसके बाद, इस मुलाकात के बाद इमाम प्रमुख के द्वारा एक बयान भी आया, उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता तक कह दिया। वो 1 घंटे की मुलाकात क्या होगी, किस तरह की बातचीत हुई होगी, और उसके बाद एक बहुत बड़ा बयान जो है, कल्पना से परे इस बयान को कह सकते हैं, राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया है। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, संघ का एक प्रकल्प है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। जी। ये बना ही गया इसलिए है कि मुसलमानों को भी संघ की विचारधारा के साथ जोड़ा जाए, और उसको जो देखने का जिम्मा है वो इंद्रेश कुमार जी का है। इंद्रेश कुमार जी एक बहुत चर्चित और विवादास्पद व्यक्तित्व के धनी है, और उनके ऊपर वो जो एक बीच में एक टर्म कॉइन हुई थी ना कि हिंदू आतंकवाद जी, तो उसके पीछे हमेशा उनको जो है ब्लेम किया गया। जो रवा के कुछ हुए थे, आपको याद होगा, अजमेर में हुए थे, फिर अगर आप याद करें तो मालेगांव में भी शायद हुए थे। तो कुछ वो ये उस समय कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, तो वो उनके पीछे भी ये आरोप सब लगते रहे हैं। पर एनीवेज, जो इंद्रेश कुमार जी जो हैं वो इस पूरी जो मुहिम है मुस्लिमों को जोड़ने की संघ की विचारधारा के साथ, उसके पीछे ब्रेन जो है वो है। और संघ की ये कोशिश रही है हमेशा से कि हर एक समाज, हर एक समुदाय के, हर एक धर्म के लोगों को उनकी साथ बैठ के संवाद किया जाए, बातचीत की जाए, अपना नज़रिया, खुद का जो नज़रिया है संघ का, वो एक तो खुल के समझाया जाए और उनका नज़रिया जो भी है वो समझा जाए। तो उसी एक्सरसाइज के चलते, वो जो कवायद थी उसी के चलते ये एक इनके साथ मीटिंग उनकी हुई। तो वो है अखिल भारतीय इमाम संगठन जो है, उसके हेड है डॉक्टर उमर अहमद इलियासी। तो सभी इमामों का एक संगठन है देश का। तो वो उनको मिले कस्तूरबा, जैसे आपने कहा, महात्मा गांधी मार्ग पर एक मस्जिद में मिले, 1-8 घंटा बात हुई। वो वहां तक तो समझ में आता है, पर ये जो राष्ट्रपिता उन्होंने कह दिया,
और राष्ट्र ऋषि भी कह दिया। ये पता नहीं, शायद ज्यादा ओवरवेम हो, मतलब भावावेश में आ चुके होंगे, या पता नहीं क्या था, मुलाकात से ज्यादा प्रभावित हो गया या क्या? हो सकता है ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके हो, या शायद इन शब्दों का उनको मतलब न मालूम हो, पता नहीं। तो इमाम है, पढ़े लिखे होने चाहिए। पर ठीक है, एक देश के दो राष्ट्रपिता तो हो नहीं सकते, तो अभी तक तो मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है वही उस स्थान पे बैठे हुए हैं। जी। पर एनीवेज, कुल मिला के जो समझने वाली बात इसमें है वो ये है कि एक उस तरह की मुलाकात थी जिसमें एक दूसरे के नजरिए को समझने और समझाने की बात थी। और इमाम साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई क्या आप उस निवेदन से सहमत हैं जिसमें मोहन भागवत ने एक समय कहा था कि भाई हिंदू और मुसलमान का जो डीएनए है वो तो एक ही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसमें तो क्या कौन सी गलत बात है, वो बात जो है वो सही है, और उसमें मुझे कोई ऐसी चीज लगती नहीं है जिसमें आपत्ति हो। ठीक है, अब कोशिश ये की जा रही है शोभित जी कि एक जो टेंशन क्रिएट हो जाती है बार बार हिंदू और मुस्लिम के बीच में, एक कहीं ना कहीं समय समय पे आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है, ऐसी घटना घट जाती है जिसमें फिर दोनों समुदाय जो है, दोनों धर्म के लोग जो है वो आपस में एक एक बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन फील करते हैं। कुछ फिर कहीं दंगे भी हो जाते हैं, कुछ मारकाट हो जाती है। तो ये कैसे रुके? और इसमें जो धर्म के जो जिसे कहते हैं ना कि धर्म की गद्दी पे जो बैठे हैं, मतलब जैसे इमाम साहब वहाँ पे, यहाँ हमारे संत महंत जो भी है वो है, तो ये लोग जो बैठे हैं, जो धर्म की ध्वजा संभाल के बैठे हैं, उनका रोल क्या हो, वो कैसे अपने फॉलोअर्स को ठीक तरह से गाइड कर सकते हैं कि भाई आप इस तरह के झगड़े या ये जो पचड़ा है, ये जो कौमी एक सौहार्द नहीं रहता और बिगड़ जाता है, तो उसको कैसे ठीक रखा जाए। जी। मुझे लगता है उस प्रक्रिया की भाग है। पर राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि जो है कुछ थोड़ा ज्यादा उनसे हो गया, ऐसा मुझे लगता है। जी। जी। कह सकते हैं कि मुलाकात हर जगह होती है और आरएसएस प्रमुख जब कहीं जाते हैं तो उसका एक पूरा प्रारूप तैयार किया जाता है, एक खाका होता है, और किस जगह वो जो स्थान तय किया जाता है उसका भी एक अपना विशेष महत्व होता है उस बैठक के दौरान। तो क्या कहेंगे, मस्जिद में पहली बार जाकर मुलाकात की है और मस्जिद में जाने के मायने क्या-क्या हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से मोहन भागवत पिछले कुछ दिनों से सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं, उनकी बयानबाजी के भी जो है 2 अर्थ निकाले हुए देखे जा सकते हैं। इस पर भी हमने बात की थी राष्ट्र संवाद में। लेकिन मुद्दा अभी ये हो जाता है कि मस्जिद में जाकर वो मुलाकात करते हैं, तो ये इस तरह की मुलाकातों को जिस तरह से अगर चलन में आता है तो क्या कुछ देखिए, परिवर्तन देखने को मिलेगा? एक सबसे बड़ा इसमें जो एक मैसेज जो परोक्ष रूप से देना चाहते हैं वो ये है कि वामपंथा कांग्रेस के द्वारा और जितने भी भाजपा को छोड़ के जितने भी और पक्ष जो विपक्ष में बैठे हैं, उन सबके द्वारा संघ को हमेशा एक मास्टरमाइंड गिनाया जाता है, बताया जाता है कि ये जो हेट्रेड है, ये नफरत फैलाने का काम संघ करता है। संघ जो है वो धार्मिक कट्टरता की जननी या तो पिता है, ठीक है, और वो मुसलमानों से नफरत करता है। वो चाहता है कि अखंड भारत बने और उसमें सिर्फ हिंदू रहे। ये इस तरह की जो बातें होती है, तो मुझे लगता है कि एक परोक्ष रूप से एक संदेश लोगों तक और विशेष रूप से मुसलमानों तक पहुंचाने की एक कोशिश रही कि हमारे लिए कोई भी अस्पृश्य नहीं है। हम आपके धर्मस्थल पर भी उसी सहजता से और आस्था से आ सकते हैं जितने आस्था से हम हमारे धर्मस्थल मंदिर में या मस्जिद में जा सकते हैं। क्योंकि इन दोनों के बीच में हिजाब और ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है, उसको लेकर भी हमको जो बताया जा रहा है वो ये है कि उसको लेकर भी बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। और इसमें जो हिंदू दृष्टिकोण है उसको समझाने का, उसको ठीक से मतलब एलोबरेट करने का प्रयास जो है वो भी भागवत साहब के द्वारा किया गया है, ताकि इमाम जो है वो इमाम साहब जो है वो फिर अपने जितने पूरे संगठन के इमाम से बात कर सके और फिर वो बात जो है पूरी नीचे तक परकोलेट हो कि भाई इसमें हिंदू दृष्टिकोण क्या है और क्यों हिंदू चाहते हैं कि वहाँ उनको आरती और पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तो ये सब बातें बैठ के संवाद से अगर हल हो सकती हो तो उससे बढ़िया चीज़ शोभित जी क्या हो सकती है ना। अगर बातचीत करके टेबल पे बैठ के या एक दूसरे के साथ खाना खाते हुए
एक दूसरे के धर्मस्थल में जाके एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हुए अगर आप किसी चीज कोई किसी समस्या का अगर आप उकेल उसका उपाय अगर आप कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, तो उससे बेहतर चीज कोई हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि वही एक प्रयास था। और ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये जितना ज्यादा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी, मुझे लगता है उतना उतना और अच्छा होगा। जी। क्योंकि जो लोग बड़े हैं उन्हीं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज की तारीख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कद जो है देश में बहुत बड़ा है, जितना शायद इससे पहले कभी नहीं था, उतना बड़ा है। तो आप जितने बड़े होते हैं उतनी आपकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, और आप ही को फिर जो है वो निरीक्षीर विवेक करना पड़ता है, और आप ही को जो है फिर वो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि शांति कैसे बनाए रखें, शांति कैसे बनी रहे, विवाद या विखवाद मतभेद जो है वो मनभेद तक न पहुंचे, और चीज़ें जो है वो बिल्कुल उसी अवस्था में रहे जहाँ पे वो अच्छी लगती है। तो ये जिम्मेदारी होती है। संघ अगर कर रहा है तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। तो निश्चित ही तौर से कहेंगे कि अगर इस तरह की मुलाकातें होती हैं तो आपसी सौहार्द बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, और ये मुलाकातें बहुत ज़रूरी भी होनी चाहिए। तो फिलहाल राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ इतना ही। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर सुनते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए। और 12 बजे जुड़िए हमारे साथ न्यूज़ रूम लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार।